हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, उसका मैं एक एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर वाइज, उसका ये आज वीडियो होने वाला है। अलग अलग जो चैप्टर है उसका अलग अलग एमसीक्यू को अरेंज किया गया है और उस एमसीक्यू का साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैं करता चला जाऊंगा, तो आपको इससे एक रिवीजन भी होगा और उससे सवाल कैसे बनेंगे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिना लेट किए हुए आज का जो पॉलिटिकल साइंस का जो एमसीक्यू बेस्ड वीडियो होने वाला है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये जो पहला चैप्टर है वो है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। स्टार्ट हुआ था हमारा देश में संवैधानिक विकास और तब जाकर के फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, है ना, बहुत सारे चीज़ों को मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला जो वीडियो होने वाला है ना एमसीक्यू बेस्ड में, वो है हमारा संवैधानिक विकास से संबंधित कौन कौन से सवाल बनेंगे। देखो अब एक एक करके सवाल देखते जाएंगे और समझाते जाएंगे। पहला जो सवाल है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम, है ना, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था, किस अधिनियम से संबंधित है। तो याद रख लेना, ये जो अधिनियम था 1935 का अधिनियम था, जिसको कहते हैं भारत का जो संविधान में लिखा गया है ना, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो 1935 का अधिनियम से लाया गया है, ठीक है। याद रख लेना, इसका जो आर्टिकल है वो कैग का आर्टिकल जो है वो 148(1) है, ठीक है ना। 141A या 148(1) क्या से संबंधित है, वो कैग से संबंधित है, ठीक है। और कैग जो है वो क्या करता है, हमारे देश के जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या सरकारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या किया जाता है, ऑडिटिंग कैग के द्वारा किया जाता है। याद रख लेना, जो कैग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है या 65 वर्ष। उनमें से जो पहले होगा वहां तक वो क्या कर सकता है, वो रह सकता है। कैग जो है ना वो राष्ट्रपति CAG को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, मतलब हटा नहीं सकते हैं। एक और चीज याद रख लेना कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना, उसको कैसे हटाया जाता है, उसी बेसिस पर इम्पीचमेंट एक टर्म यूज होता है। उस इम्पीचमेंट के टर्म के बेसिस पर क्या किया जाता है, जो कैग होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनको इम्पीच किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं महाभियोग। ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है ना संसद में, किसको इम्पीच करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है। तो याद रख लेना, कुछ उसी तरह से यहां पर जो कैग है उनको भी हटाने का प्रावधान इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रख लेना कुछ और आर्टिकल 148(4), इसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद इनको ना किसी भी सरकारी सेवा में नहीं रखा जाएगा, मतलब फिर से इनको कहीं कैग में, अगर कोई कैग से रिटायर किए तो उनको सरकारी सेवा में नहीं दिया जाएगा। याद रख लेना, जो कैग होता है ना, ठीक है, वो राज्य और संघ दोनों के लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा जोखा करता है और कह सकते हैं कि लोक निधि का अभिभावक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया और भारत के राजस्व के व्ययों का ये क्या करता है, लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, ठीक है। और ये जो लेखा है वो अंतिम रूप से क्या किया जाता है, इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। और एक बात और याद रख लेना कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो कैग का जो सुझाव था वो पहली बार दिया गया था, ये सवाल था। इतनी बातें आप कैग से संबंधित जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा सवाल है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कौन सा अधिनियम था। तो याद रख लेना 1773 का विनियामक अधिनियम, इसके तहत कोलकाता में क्या किया गया था,
एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। इसके अलावे और कौन कौन से ये कौन थे न्यायाधीश थे, एक था चैम्बर्स, लेमोस्टर और हाइट, ये 3 इनके अलावे थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। 1773 का विनियामक अधिनियम था, इसके तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आओ, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो B.R. अम्बेडकर। बी नंबर, B.R. अम्बेडकर को क्या माना जाता है, भारत के संविधान का निर्माता। नेक्स्ट सवाल है चौथा नंबर कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रख लेना, ये 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ना, उसकी अध्यक्षता जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को भी क्या किया गया था, संविधान सभा का बैठक किया गया था। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, बिना कोई विरोध के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, निर्वाचित किया गया था। किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 5वां नंबर। यहां तक समझ में आ गया होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा है, तो ये बात याद रख लेना कि भारतीय संविधान का जो आत्मा है, हृदय या आत्मा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर का मानना था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कहाँ लिखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। वो क्या कहे थे, इनके द्वारा क्या कहा गया था, तो संविधान का हृदय या आत्मा। नेक्स्ट देखो सवाल 6 नंबर, संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ था, तो संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। याद रख लेना, B.R. अम्बेडकर के द्वारा क्या किया गया था, ये हमारा संविधान लिखा गया था, निर्मित किया गया था। याद रख लेना 3 वाचन हुआ था, और 3 वाचन के बाद जो तीसरा वाचन था वो 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। और वही 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, संविधान को प्रस्ताव जो था वो पारित कर दिया गया था या पारित हो गया था। एक बात और याद रख लेना कि जो संविधान सभा थी उसके जब अंगीकार किया गया था, ठीक है, उस समय 284 सदस्य क्या किए थे, उपस्थित थे और हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक है, और उसमें महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो टोटल 8 थी। उसमें से कौन कौन है इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये प्रमुख महिलाएं थी जो क्या थी, संविधान सभा का जब प्रारूप को अपनाया गया था उस दिन वो मौजूद थी। याद रख लेना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा पूरा संविधान सभा को निर्मित करने में, जिसमें 11 बैठकें हुई थी और 114 दिनों तक क्या हुआ था, विचार विमर्श हुआ था। साथ ही साथ 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। ठीक है, पूरा संविधान को बनाने में। और संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था वो 24 नवंबर 1950 को हुआ था, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, तो प्रारूप समिति के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उनका थोड़ा नाम याद रख लेना। कौन थे अध्यक्ष, B.R. अम्बेडकर, N. गोपालस्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद M. सदातुल्ला, B.L. मिश्रा। बाद में इनके जगह पर कौन आ गए थे, N. माधवराव और D.P. खैतान। इनकी मृत्यु हो गई थी तो T.T. कृष्णमाचारी आ गए थे। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। 7वां नंबर सवाल देखो, भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। अभी ऊपर बता दिए थे ना, देखो यहाँ अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान के संबंध में संविधान का पद सूची 1 में, संविधान का पद और जिस देश से अपनाया गया ये सूची 2 में सुमेलित कीजिए और कुट का प्रयोग करना है। देखो, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसको कहते हैं DPSP, फंडामेंटल राइट FR, इसके अलावा सेंट्रल संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, और भारत राज्य का संघ है और तथा संघ से अधिक शक्ति। तो सबसे पहले एक चीज़ और याद रख लो ना, कूट दिया हुआ होगा यार, बिना कूट का कैसे बनेगा, बिना कूट का नहीं बन सकता। देखो क्या है, अब कूट में हमको एक खाली ये फंडामेंटल राइट एक खाली पकड़ लो और कहाँ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि B का 5वां, सबसे आसान वाला बता रहे हैं। B में 5वां कहाँ है, B में 5वां B और D है, लेकिन इसके अलावा भी और कौन कौन देखने लेना है वो देखो। DPSP जो है ना वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ है आयरलैंड,
तो ए का तीसरा के साथ, ए का तीसरा के साथ कहाँ है, ए का तीसरा, ए का तीसरा, चलो ये भी खत्म हो गया। समवर्ती सूची का संबंध है हमारा ऑस्ट्रेलिया से, यानी सी का एक के साथ, सी का एक के साथ, सी का एक के साथ, चलो ये डी नंबर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ठीक समझ लो। डीपीएसपी का संबंध आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, समवर्ती सूची इसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में राज्य की शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। चलो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा, हमको लग रहा है, क्योंकि एक से एक्स्ट्रा भी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो 9 नंबर सवाल, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें था? तो उद्देशिका प्रतिबंधित क्या करता है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत, है ना, स्पिरिट है हमारा, आत्मा है, यही उद्देशिका। भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है वो आत्मा है हमारे संविधान के निर्माताओं का। ठीक है, और हमारा पूरा संविधान का इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो किसको स्पष्ट रूप से ये किया परिभाषित? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता के बारे में बताया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यही कहा गया है। बेसिकली आपको पता होगा कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ भी इसी जो अधिनियम था उसी के तहत स्टार्ट हो गया था, और सर्वप्रथम इसी समय इसी अधिनियम में उत्तरदायी शासन जैसे शब्द को प्रयोग किया गया था। और यहाँ एक और याद रख लेना, प्रांतों में विषय जो थे आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया था, और हस्तांतरित विषय का जो प्रशासन था वो विधायिका के चयनित सदस्यों के द्वारा सौंपा जाता था, जबकि आरक्षित जो थे वो गवर्नर के कार्यकारिणी के पास जाती थी। तो ये सारे के सारी बातें 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। होप सो कि आपको इतना बातें क्लियर हो गई होगी। 11 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति जिसको कहते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारतीय संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे। तो अलग अलग अध्यक्ष को थोड़ा समझ लो। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के जेबी कृपलानी। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखो 12 नंबर सवाल है, भारत संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। ये जो कंसेप्ट था ना वो संविधान सभा का कौन से सदस्य ने बताया था? तो संविधान सभा के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बताया गया था। ठीक है, कि ध्वज जो है वो समानुपाती केसरी, सफेद और गहरे नीले रंग से 36 तिरंगा का कंसेप्ट जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारा झंडा जो है वो क्या किया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था, अपनाया गया था। नेक्स्ट देखो 13 नंबर सवाल, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए थे? सवाल आया हुआ है, ध्यान रख लेना। कौन सा था वो? तो पहला था निर्वाचन और दूसरा था नागरिकता। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट उपबंध में याद रख लेना कि जो निर्वाचन था और नागरिकता और संसद इत्यादि जो थे वो क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। और ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। बाद में 26 जनवरी बचा हुआ जितना था सब लागू हो गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश क्या हो गया था? गणतंत्र हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में कथन दिया गया है और उसका कथन का स्टेटमेंट भी है। ठीक है, थोड़ा सा उस पर गौर करना। देखो दोनों कथनों अलग सही है, कथन एक का सही स्पष्टीकरण। अच्छा, ये स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया जा रहा है क्या होगा सही। ठीक है, देखो पहला कथन क्या है? पहला कथन बोलता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ।
और दूसरा जो कथन है वो प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो दोनों जो कथन है ना वो अलग अलग है, और दोनों कथन अलग अलग होने के कारण से पहला जो है वो दूसरा को स्पष्टीकरण नहीं करता है, यानी दोनों सही है। बस इतना याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हो गया था और प्रांतों का जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो प्रदान की गई थी। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर सवाल देखो, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो आपातकालीन उपबंध जो था वो जर्मनी से लिया गया है, जिसको कहते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी कितने हैं टोटल? 3। ठीक है, याद रख लेना। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से, अच्छा एक और चीज, जर्मनी के संविधान को वेमर रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, वाइमर रिपब्लिक। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। याद रख लेना इसके अलावे कुछ चीजें, जैसे सॉरी, जो यूएसए का संविधान है ना वहां से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और विधि निर्माण, ये कहां से लिया गया? देखो जर्मनी के संविधान को क्या कहा गया अभी बताया ना, वाइमर रिपब्लिक कहा गया है। और थोड़ा सा कुछ और बातें याद रख लेना कि जो आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये अमेरिका से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली, सिंगल सिटीजनशिप, विधि निर्माण की प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है? इसके अलावे संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। 16 नंबर देखो सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान का एक समान है? तो देखो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ना वो दोनों जगह एक समान है। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। 17 नंबर सवाल देखो, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्यों है? क्योंकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है ना। ब्रिटिश में न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे तत्वों को नहीं रखा गया है, इसीलिए भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। क्लियर है? आगे देखो, यानी कि ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है ना वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का भाग नहीं है, भारत में ये भाग है। ये टिक किए हैं और ये नहीं किए हैं। चलो आगे देखो, 18 नंबर सवाल क्या बोलता है। ओ मेरे भाई रुक जा, देखो 18 नंबर सवाल क्या है? भारतीय संविधान के आलेखन प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, क्या बोलता है कि अल्लादी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, इनका स्टेटमेंट है, इन पर बेस्ड भारतीय संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किए जाने वाले उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय की एक रेखा खींचनी पड़ेगी। और तीसरा स्टेटमेंट है हमारा कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। इसका स्टेटमेंट है 1 और 2, ये वाला सही है और 2 सही है। ठीक है, यानी ए नंबर सही है। ये वाला उनका मानना नहीं था। ठीक है, कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्रभुत्व वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल बोलता है कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। क्या है समझो। इसका स्टेटमेंट है, उद्देश्य के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा एवं दृढ़ संकल्प का और एक प्रतिज्ञा थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों सही है। ठीक है, संविधान के सभा के द्वारा जो अंगीकृत किया गया था ना ऐतिहासिक उद्देश्य, वो तीनों हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल 20 नंबर बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? तो ये कौन सी ली गई है? तो कानून का शासन ली गया है,
लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता इससे नहीं है, संसदीय विविधता ये ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया और कानून का शासन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, और जो अभी एक और लिखा गया ना तीसरा नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए के संविधान से, लेकिन कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो 21 नंबर में बोल रहा है कि प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, कौन? BN राव प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। देखो क्यों? जो प्रारूप समिति थे ना, इसके अध्यक्ष जो थे वो अंबेडकर थे, इसके अलावा 6 अन्य कौन कौन थे? NG अयंगर, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर और मोहम्मद सदातुल्ला और DP खेतान। याद रख लेना, जो बाद में थे वो मित्रा के स्थान पर, ठीक है, BL मित्रा के स्थान पर माधवराव और DP खेतान के स्थान पर कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। ये दोनों नीचे छोड़ करके, तो BN राव कहीं आया? नहीं ना आया। ठीक है, चलो होप सो कि क्लियर हो गया होगा। 22 नंबर सवाल देखो, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुए थे? 26 नवंबर वाला ही बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। इसका आंसर होगा नागरिकता और निर्वाचन। पहले भी बता चुके थे यार, अभी तो तुरंत बताएं ऊपर में ही, देख लेना एक बार फिर से, कंसंट्रेशन नहीं होगा इसीलिए ध्यान में नहीं रहा, यानी कि उसका आंसर होगा डी। तो कुछ कुछ संविधान के जो चीज़ें थी वो क्या कर दी गई थी कि 26 नवंबर को ही लागू कर दी गई थी, 26 नवंबर 1949 को ही, यही बात कर रहा है। 23 नंबर देखो, भारतीय संविधान सभा के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो इसका जो कथन है, भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया जाना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे, चुनाव की स्कीम की निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था और सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा पहला और तीसरा। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया जाना और चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रख लेना, 1946 में आया था ये डेलीगेशन, 1946 का। ठीक है, चलो आगे देखो 24 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का? भाई ऑलरेडी आ चुका है पहले, ए नंबर, एलिजा एम पे बता चुके थे और बाकी 3 और। नेक्स्ट देखो 25 नंबर, निम्न केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो ये जो 1999 था ये भी बता चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था? द्विसदनीय विधान पालिका लाई गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसका कार्यकाल 5 साल था और उसमें टोटल 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। और जो निचला सदन होता था उसको केंद्रीय विधानसभा कहते थे, जिसको कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसका जो कार्यकाल होता था वो 3 साल का होता था। साथ ही साथ 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित होते थे और बाकी 40 जो होते थे वो मनोनीत होते थे। आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके देख लो, पॉज करके सुन लो फिर से। 26 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित संविधान सभा के सदस्य के बारे में कौन सा कथन गलत कथन कौन सा? ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अलावा इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। गलत बोला तो ये वाला तो था, ये वाला भी था, और सार्वभौमिक के आधार पर नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर। यहाँ पर बोला है गलत, ध्यान रख लेना इस बात को। इस चुनाव में प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची के पर आधारित थी। कर संपत्ति के शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ठीक है, 18 साल हो गया सब वोट देने का अधिकार, ऐसा नहीं था भाई, समझ में आना चाहिए। चलो 27 नंबर सवाल देखो, 27 नंबर है, संविधान सभा में चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थाई में सच्चिदानंद सिन्हा का याद रख लेना भाई। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 का जब हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 9 दिसंबर 1946 को हुआ था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। 28 नंबर सवाल देखो, संविधान सभा के प्रमुख संविधान
की प्रस्तावना का प्रस्ताव बता चुके थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। और याद रख लेना कि जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी को इसको पारित भी कर दिया गया था, वही है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रस्ताव। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखो, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 2 वर्ष 11 दिन 18 महीना लग गया था इसको टाइम बनने में, 11 अधिवेशन हुआ था, कुल 165 दिन तक क्या हुआ था, ये चला था अधिवेशन। ठीक है, अवधि जो था वो। ठीक है, इसके अलावा याद रख लेना कि जो हस्ताक्षर था भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए जो 12वां अधिवेशन था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, याद रख लेना। तो अभी हम क्या बताएं, टोटल कितना अधिवेशन हुआ था? तो 12 अधिवेशन, और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। याद रख लेना कि जो संवैधानिक सलाहकार थे ना, BN राव द्वारा ही संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति क्या की थी? BN राव के द्वारा जो प्रस्तुत प्रारूप था उस पर विचार करके उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और बाद में उसको अपना लिया गया। BN राव के जो संविधान था ना प्रारूप, उसमें टोटल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, लेकिन आपको पता है कि मूल संविधान में कुछ अलग था तो उसी में सुधार किया गया था। ठीक है, 31 नंबर सवाल देखो, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? ऐसी सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कानून बनाती है, लेकिन टकराव के स्थिति में क्या होगा कि जो केंद्र का कानून है वही मान्य होगा। और सूची का संबंध है 7वीं अनुसूची से। ठीक है, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची का संबंध मेंशन किया गया है। ठीक है, अब 32 नंबर सवाल देखो, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से उदाहरण में प्रभावित हुए थे। कौन थे ये? आयरिश गणतंत्र। याद रख लेना कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी और ये भारतीय संविधान के निर्माता जो थे ना वो आयरलैंड गणतंत्र से ये प्रभावित हुए थे। और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80(3) और भाग 5 में ये मेंशन किया गया है, वहीं से लिया गया राज्यसभा का कंसेप्ट। ठीक है, याद रखना। देखो सूची 1 है, सूची 2 है, फिर से वही आ गया यार। चलो, भारत का संविधान का उपबंध और स्रोत देख लो। अभी फिर से तोड़ो अलग अलग। नीति निदेशक तत्व कहाँ से संबंधित है? तो नीति निदेशक जो तत्व है वो आयरलैंड। कहाँ गया? आयरिश संविधान। 1 का 4 कहाँ है? 1 का 4। अरे भाई, संविधान संशोधन कहाँ गया? नीति निदेशक तत्व B का 4। सॉरी, इतना छोटा है ना, दिखाई नहीं पड़ा यार, सॉरी। देखो नीति निदेशक था तो B का 4 आ रहा है, B का 4। तो देखो ये वाला भी और ये वाला, बाकी ये तो कट गया, 1 और 4 नहीं होगा। अब देखो हमारा संविधान संशोधन का संबंध कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका कहाँ है भाई? ये 3 के साथ, 1 का 3। देखो B नंबर आंसर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ मेंशन किया गया संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, आपातकालीन जर्मनी से और संघ राज्य के बीच में संबंध कनाडा से लिया गया है। 34 नंबर सवाल देखो, कौन सा अनुच्छेद जो है कौन से 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? किनको? तो आपको पता होगा कि गांधी जी को क्या किया गया था? खिलाफत कमेटी का ये चुना गया था अध्यक्ष। ठीक है, मोहम्मद अली ने 1920 में क्या किया गया था ना, खिलाफत घोषणा पत्र प्रस्तावित किया गया था और उसी में गांधी जी के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाने की बात की गई थी, क्योंकि 1920 के टाइम पीरियड में ना एक और आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन, और ये दोनों आंदोलन अहिंसात्मक रूप से गांधी जी के नेतृत्व में पैरेलल चलाया जा रहा था। और याद रख लेना इसमें गांधी जी का एक स्वार्थ था कि हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी क्या किया जाना चाहिए,
उनका भी सहयोग लिया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ खिलाफत मूवमेंट का संबंध किससे है, क्यों आया था। सेवरे का संधि है, इसके अलावा तुर्की है, वहाँ पर खलीफा का पोस्ट है, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तुर्की खलीफा का जो था वो इंटरनेशनली सभी मुस्लिमों के लिए जो एक पूजनीय पद था और उसको सेवरे की संधि के तहत ब्रिटेन ख़त्म करने वाला था। परिणाम क्या हुआ, विश्व के सारे मुस्लिम भड़क गए, भारत के मुस्लिम भी भड़के और खिलाफत मूवमेंट चालू कर दिया गांधी जी के वहाँ पर नेतृत्व में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। भारत में संवैधानिक व्यवस्था का एक रूप था चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको कहा जाता द्वैध शासन का सिद्धांत। और याद रख लेना कि जो द्वैध शासन का जो सिद्धांत है ना, सबसे पहले एक अंग्रेज था, उसका नाम था लियोनल कॉर्टिस, इसी के द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। और याद रख लेना लियोनल कॉर्टिस के द्वारा इसको जब किया गया था प्रतिपादित, तो राउंड टेबल में यहाँ पर ये क्या हुआ था, बहुत दिन तक इस पर डिस्कशन चला था। और 1919 में के जो भारतीय शासन अधिनियम था उसके तहत इसको प्रांतों में द्वैध शासन में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। 36 नंबर देखो, भारत में निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 को मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1919 में विशेषताएं थी। ठीक है, तो और केंद्र तथा राज्य में विधानमंडलों में का विस्तार और केंद्र एवं प्रशासनिक विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन। तो देखो 1919 में जो आया था ना, वो बेसिकली था केंद्र द्वारा प्रांतों के विधानमंडलों का विस्तार और उनका पुनर्गठन, और तीसरा था केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार और पुनर्गठन। ये आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। यह प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की बात कही गई थी, और इन बदलावों में सुधारों में केंद्र विधानमंडल को क्या किया गया था, द्विसदनीय बना दिया गया था। एक सदन था जो राज्य परिषद, और दूसरा सदन जो था वो केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। याद रख लेना, दोनों सदन में जो निर्वाचित सदस्य जो थे वो बहुमत से आते थे, और केंद्रीय विधायिका शक्ति की जो शक्तियां थी उसमें परिवर्तन नहीं किया गया था। और केंद्र में 2 सदन का स्थापना, कार्यकारी परिषद के सदस्य जो मंत्री के समान थे उनको विधायिका के प्रति क्या किया गया था, उत्तरदायी नहीं किया गया था, और वही सत्ता में बने रह सकते थे चाहे विधायिका के सदस्य बहुमत का समर्थन उन्हें प्राप्त हो या नहीं। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मुख्य विशेषता यही थी कि केंद्र द्वारा प्रांतों के विधानमंडलों का विस्तार किया जाए और पुनर्गठन किया जाए, और केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार और पुनर्गठन पर बल देने की बात कही गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, 36 नंबर सवाल क्लियर हो गया होगा। अब 37 नंबर सवाल देखो। 37 नंबर सवाल क्या बोलता है, वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों में ABCD कोटि विभाजित किया गया। अरे भाई ये तो खतरनाक सवाल है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो सी वाला है। देख लो डायरेक्टली कि राज्यपाल कोटि ए राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, और मुख्य आयुक्त कोटि सी और डी जो था वो कार्यपालक अध्यक्ष था। सी और डी राज्यों का कार्यपालक, ए जो था राज्यपाल जो थे कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष थे। ठीक है, कोटि बी इसका जो कार्यपालक अध्यक्ष जो था वो राज प्रमुख था, और कोटि सी और डी इसके जो कार्यपालक अध्यक्ष जो होते थे वो मुख्य आयुक्त होते थे। यही सही है 37 नंबर में, ये यही याद रख लेना। 38 नंबर देखो, सवाल इतना बड़ा है ना कि उतना पढ़ते पढ़ते में ना दिमाग खराब हो जाएगा। होप्सो कि ये बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइटली इंक्लूड करके और निकाल दिया। भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। भारतीय संविधान सभा के मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उन परिस्थितियों में संविधान सभा का किस प्रकार से अपेक्षाकृत बहुत बड़ा सामाजिक आधार दिया गया था?
इसका आंसर होगा सी। भिन्न जाति, धार्मिक समूहों, महिलाओं और स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने का और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने का भी के द्वारा भी क्या किया जाता था, वो सदस्यों को इंक्लूड किया जाता था। ठीक है, होप्सो की 38 नंबर क्लियर हो गया होगा। 39 नंबर देखो, भारत सरकार अधिनियम 1944 अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 के भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया है? तो ये किया गया था सन्निविष्ट, आपको याद रख लेना है। क्यों आगे पीछे हो रहा है यार, सॉरी। देखो, ये है राज्य का नीति निर्देशक तत्व के रूप में। ठीक है, भारत के संविधान में अनुदेश पत्र का जो संबंध है वो डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये अनुदेश पत्र। चलो देखो नेक्स्ट 40 नंबर सवाल देखो। ठीक है, और ये डीपीएसपी कहाँ पर रखा गया है? भाग 4 में। भाग 4 में डीपीएसपी लिखा गया है और डीपीएसपी का संबंध क्या है? तो हमारे राज्य के कल्याणकारी चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। ध्यान रख लेना, ये विधिक नहीं है, नैतिक है। सरकार चाहेगी तो करेगी, नहीं मन करेगा सरकार को तो नहीं करेगी। डीपीएसपी का यही कंसेप्ट ध्यान में रख लेना। चलो नेक्स्ट देखो 40 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कूट सूची 1 और सूची 2 है। ठीक है, अधिनियम है और इसकी विशेषता की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा समझो। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसका संबंध है निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। ठीक है, एक आदू में ये वाला और ये वाला, तो ये कट गया बी और ये कट गया डी। बी बोलता है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसका मुसलमानों को क्या किया गया था? पृथक वाला का कहाँ गया? यहाँ बी का 4 कौन बचा? तो ये तो खत्म हो गया था ना, ये बचा, यानी आंसर ये होगा। ठीक है, बी बता दिए। सी क्या होगा? सी बोलता है भारत सरकार अधिनियम 1919, ये किससे संबंधित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वो प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित है। और इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो ये आपका है प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, 40 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया होगा। अब आओ 41 नंबर सवाल। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसका संबंध जो है किससे है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से है, लेकिन बात वहाँ वो नहीं है। केंद्र के द्वारा द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना करने की बात कही गई थी। इसके अलावा प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विविभाजन द्विशासन आरंभ किया गया था और भारत में संघीय शासन प्रणाली आरंभ किया गया था। तो क्या इसका सही होगा? इसका सही होगा 1 और 2, ये दोनों ही सही है, तीसरा नहीं है। ठीक है, जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है ना, वो यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित किया गया था। इसी का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या विशेषताएं थी तो वो याद रख लेना कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करने की बात कही गई थी, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की बात की गई थी, इसके अलावा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की भी बात की गई थी, लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात कहा गया था। इसके अलावा पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार भी दिया गया था और केंद्रीय बजट में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। 42 नंबर सवाल देखो, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा गोपनीय बरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की गई। इसके निम्नलिखित में से अनुशंसाएं क्या थी? तो पहला है उत्तर पूर्व सीमांत, जिसको असम कहते थे, जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची। ठीक है, दूसरा है असम के समस्त स्वायत्त क्षेत्रों के लिए जिला परिषद का गठन। उत्तर पूर्वी सीमांत असम जनजातीय अपवर्जित क्षेत्र के लिए 6ठी अनुसूची। असम के लिए तो याद रख लेना एक ही, ये वाला खाली, ये जो 5वीं अनुसूची से 5th शेड्यूल, इसका संबंध है असम से, तो ये वाला ही सही होगा। चलो देखो, ठीक है, होप सो कि आपको ये वाला भाई क्लियर हो गया होगा, केवल एक इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखो, 43 नंबर क्या बोलता है? 43 बोलता है सुमिलित करिए व्यक्ति और उनका संविधान को बनाने में भूमिका क्या थी। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो अध्यक्ष थे। किस चीज़ के? ये थे अध्यक्ष
राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के, कहाँ गया संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। टीटी कृष्णमाचारी, इनका है प्रारूप समिति, कहाँ गया, प्रारूप समिति सदस्य, यानी कि ए का होगा आपका 2, ए का 2, ये और ये दोनों कट गया, खत्म, तो ये दोनों में चेक करना है। बी का होगा 1, तो ये वाला। सी का होगा आपका उपाध्यक्ष, HC मुखर्जी जो थे ना, कौन थे, उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, और BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूपण समिति का। कि चलो क्लियर हो गया, यही है। 44 नंबर देखो, निम्नलिखित वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दिए न जाने का कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था कि प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय युद्ध में पक्षकार घोषित कर दिया गया था। कौन, ब्रिटेन कर लिया था, बदमाशी। भारत जो था जर्मनी से विरुद्ध नहीं लड़ना चाहता था, फिर भी क्या किया गया था, उस समय तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये जो लिनलिथगो थे, बिना भारतीयों की अनुमति के और भारत को 1939 से 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसमें इंक्लूड कर दिया था, जर्मनी के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया था। यही कारण है कि भारतीय जो मंत्री थे ना, प्रांतों वाले सारे के सारे क्या कर दिए थे, वो त्यागपत्र दे दिए थे। देखो 45 नंबर, संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो, इससे जनता का निश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए। इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। संविधान निर्मात्री सभा विचार विमर्श के उद्वित उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किससे है। माने ये जो स्टेटमेंट दिया गया ना, अभी जो पढ़े, किसके द्वारा दिया गया था, पंडित नेहरू, बी है BR अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और आचार्य JB कृपलानी। तो इसका आंसर हो गया P नंबर, BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, चलो ये कब बोला गया था, 9 दिसंबर 1948 को दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहली बैठक। उसी में BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, 46 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था। तो कौन नहीं था, संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना। 1946 में हम तो आज़ाद हो गए थे, तो पर्यवेक्षण काहे करेगा ब्रिटेन भाई, भगाओ उसको यहाँ से। ठीक है, 1946 में क्या हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया हुआ था, कैबिनेट मिशन आया था, और ये कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। इसके सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इसके ये थे, इसी को क्रिप्स मिशन भी कहा जाता था। इसकी जो सिफारिशें थी ना, वो संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना इसमें शामिल नहीं किया गया था, बाकी सब शामिल था। ठीक है, याद रख लेना, ये वाला शामिल नहीं था, इसलिए सही किया है। चलो नेक्स्ट देखो 47 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन की बात कही है। तो ये आंसर होगा इसका D नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर। बोलता है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो यस, सही है। और ये है सामूहिक सहभागिता के भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। हाँ, ये भी याद रख लेना। कहानी क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक सभा बुलाई गई थी, जिसको संविधान सभा कहते हैं। 1946 में इसका गठन किया गया था, जुलाई 1946 में। टोटल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में से 292 जो थे ना, वो ब्रिटिश प्रांत से आए हुए थे। 4 जो थे वो कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। इसके अलावा 93 जो थे वो देशी रियासतों से भी आए हुए थे प्रतिनिधि, उसमें देशी रियासतें चलती थी। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिशन योजना के अनुसार 1946 में क्या हुआ था ना, संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो 389 जो थे सदस्य में से 296 जो थे वो चुनाव के द्वारा आए थे। और याद रख लेना कि ये जो कांग्रेस थी उसको 208 मिला था, मुस्लिम लीग को 73 मिला था और अन्य को 15 मिला था। ठीक है, कुछ अन्य स्वतंत्र भी उसमें निर्वाचित हुए थे। तो ध्यान रख लेना इस बात का कि संविधान सभा के विचार विमर्श जो थे वो जनता के द्वारा भी प्रभावित था, क्योंकि उन्होंने सुझाव मांगे थे कि भाई क्या चाहते हैं आप। होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 48 नंबर सवाल देखो,
48 नंबर सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी विधियों को निश्चित की गई है। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सी निश्चित की गई है? तो निश्चित की गई है भारत सरकार अधिनियम, निश्चित सबसे ज़्यादा इसी को अपनाया गया है। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 विधियां निश्चित की गई है, याद रख लेना। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही होगा, बाकी ये नहीं। प्रीवी काउंसिल आधारित नहीं, प्रीवी काउंसिल से समझ लीजिए एक बात, प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स जो थे वो जो देसी रियासत थे ना, वहाँ के राजाओं को सरकार खर्चा देती थी, वही है प्रीवी पर्स। बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। चलो, होप सो कि आपको ये ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा। आगे हम प्रस्तावना पर चलेंगे और नागरिकता पर नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 2 होगा, पहला चैप्टर क्लियर हो गया होगा, होप सो, उम्मीद करता हूँ। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट में कमेंट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं कभी बोलता नहीं हूँ पर सुन लेना, ठीक है। अच्छा लगे तभी करना, नहीं लगे तो मत करना। कमेंट करके बता देना कि भैया ये सही है ये गलत है, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।